हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 9:30 बजे यहाँ पर रात डोज मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराते हैं, जो कि आपकी डेली क्लास चलती है। कोई प्रकाशन आपका होता है, जैसे अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर है, उसको हमने सॉल्व करा दिया है ना। मैराथन क्लासें भी आपको दे दिया है। अंकित भाटी सर की जो आपकी बुक थी, उसमें जो आपकी टॉपिक वाइज आपके थे, यानी PY की क्वेश्चन आपके रहे, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी, उसकी मैराथन क्लास से आज हमने प्रोवाइड करा दिया है। रक्षाबंधन के पहले ही हमने यहाँ पर आप लोगों का बेहतर रिविजन करा दिया है। और साथ में आपके देखिए, आपके जैसे आपका हो गया घटना चक टोसरी, इन सभी कह सकते हैं जो मॉडल पेपर है, इनको हम सब कुछ कराते रहते हैं। और यहाँ पर हम लोग 9:30 बजे रात को भी मॉडल पेपर होता है और मॉर्निंग में सुबह 11 बजे भी मॉडल पेपर होता है। बाकी और भी मॉडल पेपर अभी आपको रक्षाबंधन के बाद मिलने वाले हैं, है ना। बस 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में आप लोग भी फ्री हो जाएंगे, है ना। और पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तब आपकी बेहतर तरीके से और भी क्लासें और एक्स्ट्रा क्लासें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे करंट अफेयर की है आपकी, अलग से 2023 के लेवल वाली को क्लास लेना है ना। सभी को गुड इवनिंग, खुश रहिए, सफल बनाए, हर हर महादेव। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। तो चलिए सर, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन आपका दिया गया है। 1 नंबर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। हर हर महादेव, खुश रहिए, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए सुपर फास्ट तरीके जवाब दीजिएगा। तो आपकी सर 1857 की बात हो रही है और 1857 के समय जो आपके थे वो पामस्टन थे, यानी राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनका जो आपका समय है वो 1855 से लेकर देखा जाए तो इनका जो समय है वो आपकी 1858 तक इनका समय रहा था, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर आपके दूसरी को आते हैं। कह रहा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। क्वेश्चन आपका दूसरा है और क्वेश्चन जो आपका दिया है बहुत ही मस्त है। उम्मीद रखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर देंगे। अगर आपने हमारा थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो थ्योरी वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसका क्वेश्चन आप वहीं मिलेंगे और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। क्योंकि हमें मालूम है 50% ऐसे लोग हैं जिनको मालूम होगा, 50% ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। हमारी थ्योरी वाली क्लास को अगर देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया है, तो आप लोग होमवर्क के रूप में इसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 3 की ओर। सिंधु सभ्यता की जो विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि सर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, घर के अंदर कुएं भी आपके हुआ करते थे साथियों, याद रखना है। और घर के अंदर कुएं हुआ करते थे तो दोस्तों याद रखिए कहां पर है, ये बात हो रही है आपके मोहनजोदड़ो की हो रही है। यानी मोहनजोदड़ो की अगर आपने फिल्म देखा होगा तो हो सकता है काफी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते होंगे। तो ये बात हो रही है कहाँ की, तो आपकी मोहनजोदड़ो की हो रही है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी अंतिम मुगल सम्राट जो आपका है बहादुर शाह था और उसके पिता का नाम आपसे पूछा गया है। यानी कि अगर बात करते हैं अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह थे और इनके पिता का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम, स्वागत है। तो याद रखिएगा 4 नंबर है और 4 की बात करते हैं तो आखेंगे सर ये अकबर सेकंड था। यानी अकबर सेकंड था, जो बहादुर शाह था उसके पिता का नाम था अकबर सेकंड। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नोट करिएगा और अच्छा क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर आपकी थी। ये मॉडरेट क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 5 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा रायगढ़ थी, है ना। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1600 कब की बात की है, तो 1674 की बात है। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की जो उपाधि है वो रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाया और उपाधि भी धारण किया था। यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 6 दिया गया है। कह रहा है यह किसने कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया है। यानी ये जो कथन दिया है वो दोस्तों याद रखिएगा, इनमें से ये जो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। मॉर्निंग वाली क्लास में भी हमने आपको जो सुबह 11 बजे आपकी मॉडल पेपर होता है वहां पर भी इस क्वेश्चन को हमने आपको पढ़ाया था। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। अगर याद आ गया हो तो एक बार यस कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमने अभी पढ़ाया था, है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है सेम टू सेम आपको पढ़ाया था 11 बजे वाली क्लास में। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 7 नंबर में। कह रहे सर आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था इनमें से कौन था। चलिए यहाँ पर दिया है आजाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था 7 नंबर में, तो आप कहेंगे सर कैप्टन मोहन सिंह। यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछिए सर इसका और किसी का औपचारिक रूप से जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था सितंबर में, कब, 1942 में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा है 8।
कह रहे सर गांधी इरविन समझौता जो हुआ था इसको मुख्य रूप से, यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इसमें कह रहा है कि सर गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था। यानी कि अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल रहा है, यानी जो कांग्रेस की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी जो आपकी कांग्रेस थी, है ना। कांग्रेस जो आपकी थी वो आपकी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपकी गई थी, इस बात को याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, यानी जो समझौता हुआ था मुख्य रूप से वो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी से रिलेटेड था। तो उम्मीद है ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया है, फिर से समझाएं। यानी गांधी इरविन समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि जो कह सकते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई गया नहीं था, तो भाई जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके लिए यहाँ पर हुआ कि भैया कोई ना कोई तो शामिल हो, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 9 को आते हैं। कह रहे किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। यानी अगर हम 9 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है और स्थापना की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। 1924 में इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी, है ना। लगने की मतलब नहीं होता है, होना चाहिए आंसर, याद रखिए। लगने वाला काम नहीं, हम आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाते हैं, हवा में उड़ाने वाली कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको हर चीज आपको समझाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आंसर की देखकर हम आंसर नहीं लगाते हैं। अगर किसी कोई चीज में अगर आपको डाउट होता है तो आप बताइए, उसको समझाने का अथक प्रयास करेंगे। याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन की बात हो रही है और रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में पेड एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बनेगा वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी कानपुर में जो एक सम्मेलन बुलाया गया था और युवा क्रांतिकारियों को बुलाया गया था, है ना। कानपुर में युवा क्रांतिकारी आए थे, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। दोस्तों 10 नंबर आपका दिया गया है, कूका आंदोलन है। और कूका आंदोलन की बात करते हैं तो आपके रामदास नहीं थे, राम सिंह थे। यानी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 10 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बात हो रही है कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था, आपके पश्चिमी पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पश्चिमी पंजाब में हुआ था। याद रखना, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। जवाहर मल, नाम सुनेंगे, भगत जवाहर मल, है ना, इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। इनके साथ आपके सियान साहब थे, है ना, साथ में और भी लोग इनमें से थे। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका जो बनेगा उसी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित किया गया था, यानी इनको क्या कर दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। यानी रंगून किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। तो याद रखिए रंगून भेजा गया था, इनको भेजा गया था रंगून। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी 1885 में दोस्तों इनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर 11 नंबर में कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है। यानी क्वेश्चन नंबर आपकी 11 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर मौसम बड़ा सुहाना है और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहां से होती है। ये केरल वाला जो आपका मानसून है, यानी ये आपका जो आपका दक्षिण है ये आपका पश्चिम है। तो आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम मानसून से आपकी भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। राइट आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, जब सपने बड़े होते हैं तो लोगों को रात में भी नींद नहीं आती है। यहाँ तो क्लास में लोग हैं शाम से ही नींद आने लगती हैं, यानी आपके सपने बड़े होना चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है एस्च्यूरी नहीं बनाती है। एस्च्यूरी का मतलब आपका होता है प्रपात, है ना। क्या होता है, प्रपात होता है। यानी कि जब कोई जल बहुत ऊंचाई से गिरता है तो वो प्रपात का निर्माण करता है। और यहाँ पर 12 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर नर्मदा नदी पहाड़ों से होकर गिरती है, क्यों। अब इसका भी एक रीजन समझ लीजिएगा, जीवन में नहीं भूलोगे। ये वाला जो आपका एरिया है वो ऊंचा है ना, ये एरिया ऊंचा है और ये वाला जो आपका है वो ढालू है। यानी जब ऊंचाई से कोई नदी गिरेगी तो वो जलप्रपात का निर्माण करेगी। तो जो पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। लेकिन नीचे वाली जो आपकी नदियां इधर पूरब की ओर जाती हैं बंगाल में, तो वो क्या होती नहीं कि लेवल में होती हैं, और लेवल में होती है तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जितनी भी आपकी नदियां पश्चिम की ओर जाएंगे वो जलप्रपात का निर्माण करेंगे, जो बंगाल की खाड़ी में जाएंगे वो डेल्टा का निर्माण करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया है। तो नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, महानदी है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अभी भी किसी को नहीं आया, क्योंकि किसी किसी जवाब अभी भी ये आ रहा है। हमने कहा कि सर जी एस्च्यूरी का निर्माण नहीं करती है, यानी जलप्रपात का निर्माण नहीं करती है। तो जितने भी आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो सभी आपकी एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। तो आपका समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है कौन। तो जब हम आपसे बात करते हैं संसार की तो आप कहेंगे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, मत बताइएगा। यहाँ पर बताना है सहारा मरुस्थल। क्या बताना है आपको, सहारा मरुस्थल बताना है, विश्व का सबसे बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछे अफ्रीका में कहाँ पर है, अफ्रीका में है कहाँ पर,
कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अफ्रीका में आप बताइएगा कि उत्तर में है या मध्य में है या आपके पश्चिम में है, अब बताइएगा, क्योंकि पेपर को अगर कठिन बनाना पड़े तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बड़ा कठिन तरीके से पूछा गया था। तो याद रखिएगा जो आपका सहारा मरुस्थल है या अफ्रीका के उत्तर में आपका है, अफ्रीका के उत्तर में है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, इस बात को याद रख लेना है, ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। यानी 14 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कुल 5 देशों की जो सीमाएं हैं वो कैस्पियन सागर से मिलती हैं। तो आपको याद रखना है कैस्पियन सागर से 5 देश हैं, 5 देशों में एक अजरबैजान है, ठीक है ना। इसके बाद एक आपके यहाँ पर रूस भी आपका हो जाएगा, एक रूस भी आपका हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो आपका कजाकिस्तान भी आपका होता है, तुर्कमेनिस्तान भी होता है, कौन है, तुर्कमेनिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी आपका इसमें आपका आ जाता है। इसके बाद देखा जाए तो आपका यहाँ पर ईरान भी शामिल है। इसका मतलब है कि एक ऑप्शन मिल चुका होगा यहाँ पर सी नंबर, ईरान आपका नहीं है। तो आपको याद रखना है ये 5 चीजें आपको मिल गई हैं, यानी कैस्पियन सागर जो आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की भी आपका होगा। तो आप कहेंगे सर अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश हैं जो इसकी साथ सीमा साझा करते हैं। उम्मीद है यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जो आपका है इनमें से कौन हो सकता है। तो सर्वाधिक साक्षर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक साक्षर इनमें से कौन सा लग रहा है। तो भैया उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, हमें लगता है सबसे आसान तरीके से बहुत जल्द आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। आप कहेंगे सर ये जो आपका है गौतम बुद्ध नगर है, जो यूपी का पूछा गया है, गौतम बुद्ध नगर होगा, ये फर्स्ट नंबर आपका है। अगर सेकंड नंबर आपसे पूछ लेता तो कानपुर आप बता देते। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16, प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर देखो जनधन योजना है और जनधन योजना के तहत मालूम है क्या हुआ था, यहाँ पर जनधन योजना के माध्यम से क्या हुआ था, यहाँ पर 2014 में ये काम हुआ था। 2014 में दोस्तों याद रखिएगा कि वित्तीय समावेशन पर यह राष्ट्रीय मिशन था और देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाई गई थी। प्रत्येक परिवार को बैंक खाता खोलने के लिए दिया गया था। कह रहे सर हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता निर्भर है। यानी अगर हरित क्रांति का आपको फायदा चाहिए तो भैया याद रखें रासायनिक उर्वरक भी होना चाहिए, पर्याप्त सिंचाई सुविधा भी होना चाहिए, बीजों की उच्च पैदावार किस्म भी होनी चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। यानी कि नीली क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है। बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, यूपीएसआई का पेपर जो लोग, यूपीपी का पेपर जिन लोगों ने दिया होगा उनको याद होगा ये क्वेश्चन आपका आया भी रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भारत में नीली क्रांति का जो संबंध आपका है वो कहीं ना कहीं किससे है। तो आप कहेंगे सर मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन है, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात है, इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी, इस बात को भी याद रख लेना है। अगर हम आपसे यहाँ पर बात कर ले कि सर रेशम उत्पादन का संबंध किससे होता है, कि आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर रेशम उत्पादन का संबंध जो आपका है वो किससे है, यानी ये कौन सी क्रांति होती है रेशम उत्पादन, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपकी 19 को, कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। चलिए कह रहे सर सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसको बोलते हैं निजीकरण। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं निजीकरण, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। इसको डायरेक्ट आपको आंसर नोट कर लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए सेरिकल्चर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, वस्तु और सेवा कर अर्थात जो जीएसटी है इसकी अवधारणा किस देश से आपकी शुरू की गई थी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कि वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी की जो अवधारणा है वो किस देश से शुरू की गई थी। तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी लाई गई थी कनाडा मॉडल पर आपकी, है ना, ये आपकी है आपकी जो कनाडा मॉडल है, यानी कनाडाई मूल का ये मूल्य वर्धित कर आपका है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं आपकी 21 को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 भी है और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको शपथ जो दिलाएगा वो कौन दिलाता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट में से क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। चलो जब बात आती है शपथ की तो फिर आपको यहाँ पर भैया
बी नंबर नहीं लगाना है। हमें मालूम था कि आप लोगों में से बहुत ऐसे आपके लोग होंगे जो लोग बी की ओर जाएंगे, बी ओर नहीं जाना है। याद रखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं, यानी फर्स्ट नंबर आपको देना है, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दमदुगाड़ आपको जरूर मिलेगा। राज्यसभा जो आपका है, जो राज्यसभा है वो कैसी निकाय है, यानी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपकी राज्यसभा है ये क्या अस्थायी है, आपका स्थायी है। तो आप कह सकते हैं कि सर राज्यसभा एक स्थायी निकाय होता है, यानी ये आपका 6 वर्ष के लिए आपकी होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। इसके जो सदस्य होते हैं आते जाते रहते हैं, है ना, इसलिए कभी इसका विघटन नहीं होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 23 की ओर। भारतीय संविधान जो आपका है कैसा है, आपका जो भारतीय संविधान है वो कैसा है। तो आप कहेंगे थोड़ा बहुत कठोर भी है और थोड़ा बहुत लचीला भी है, यानी अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध आपके दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपके देखा जाए तो 2023 की परीक्षा में आपसे पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज जो आपकी है वो कठिन कर दी गई है। तो भैया देखिए कि केंद्र राज्य के जो विधायी संबंध है इनका वर्णन जो आपका है वो किसमें आपको मिलेगा। 24 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 245 से लेके 200 आपके 55 तक के बीच में इनके बारे में जानकारी पूरी तरीके से यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 में कि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, कहाँ की बात हो रही है, पंचायत समिति के सदस्य की बात हो रही है। तो आप कहेंगे सर पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, खुली प्रतियोगिता तो आपका हो ही नहीं सकता है, जिला अधिकारी हो ही नहीं सकता है, पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति तो भैया सदस्यों के द्वारा नहीं होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। राइट आंसर जो आपका बनेगा फर्स्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, जितने भी लोगों से गलतियां हो रही हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 26 को। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का जो स्तर होता है, यानी यहाँ पर ये क्या है, एक टब है और इसमें क्या किया गया है, एक गिलास है, गिलास में बर्फ भरी है और गिलास में बर्फ भरी है। तो आप कहेंगे सर जब वो पिघलेगा तो पानी का जो स्तर होगा, है ना, वो कितना होगा, यानी गिलास इसमें डाल दिया गया है। अब वो जो गिलास में पानी जो अब बर्फ पिघलेगी तो इसकी स्तर पानी का कम होगा या ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर याद रखिएगा कोई भी चीज अगर उसमें पड़ी है तो वो आपकी वही रहेगी जितनी आपकी है, यानी ऑप्शन नंबर आपको देना है सी नंबर है। नीचे गिरना उठना पानी के तापक्रम पे नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर नो चेंजिंग, यानी वही रहेगा, याद रखना है। कभी ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो आपकी गैस वाकी कौन है। ऑक्सीजन तो कॉमन होती ही होती है, ऑक्सीजन तो कॉमन होती है, लेकिन एक हीलियम भी होती है जो आपकी हल्की भी होती है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 28 में कि रेशम का जो कीड़ा होता है इसको सिल्क वार्म कहते हैं और अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यहाँ पर पैदा करता है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि सर रेशम का जो कीड़ा होता है ना ये आपको प्रॉफिट कब देगा, ये आपको प्रॉफिट कब देगा, यानी जब पैदा हो जाएगा तुरंत ही होगा नहीं, इसको बड़ा करने में इसकी प्रक्रिया में समय लगता है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले इसको खिलाते पिलाते हैं और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद ये जब थोड़ा बड़ा हो जाता है इसके बाद, है ना, ये पैदा करता है जो वाणिज्यिक तंतु है, यानी जो आपका रेशम है। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं कोशित। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये जो लैंग्वेज आपका शब्द दिया है वो बड़ा कठिन दिया गया है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो लार्वा चक्र जिसको हम लोग प्यूमा कहते हैं, यहाँ पर अगर हम आपसे यहाँ पर प्यूमा लिख देते तो आप लोग जल्दी से सही कर लेते हैं कि सर ये जो आपका प्यूमा है प्यूमा, तो आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि जब प्यूमा होती है ऐसी अवस्था होती है कि जब ये बिल्कुल खा पी के मोटे ताजे हो जाते हैं, इसके बाद ये जो लेटरिंग करते हैं एक प्रकार से, यानी जो आपकी प्यूमा वाली अवस्था आपकी आती है, तब ये क्या करते हैं, इनको फायदा मिलता है। यानी वो जो रेशा होता है, स्रावित पदार्थ होता है, वो खोल एक कोया तैयार होता है, इसमें से रेशम की प्राप्ति होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 है निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है। यानी अगर हम आपको गंदा पानी पिला दें तो आपके कौन कौन रोग हो सकते हैं, आपको टाइफाइड हो सकता है, आपको पीलिया हो सकता है, आपको हैजा हो सकता है। आपने सुना होगा आपके गांव में देखा होगा कि बहुत बच्चे यहाँ पर बाहर जाते हैं, बंबई जाते हैं, और जब वो आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पीलिया रोग हो जाता है। होने का रीजन ये होता है कि पानी सूट नहीं होता है, और पानी जब सूट नहीं होता है तो वो क्या होता है, पीलिया रोग बन जाता है। एक तो टाइफाइड आंतों में दिक्कत होने लगती है और हैजा संबंधी उल्टी दस्त भी आने लगती है। तो बचा क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। कितना आसान आपको लग रहा होगा,
कि सर जी ये तो इतना बड़ा आसान है, हमको तो नहीं लग रहा था। क्वेश्चन नंबर आपके 30 को आते हैं, मटर का जो आपका पौधा है, यानी जो मटर का पौधा है आपका होता क्या है। मटर का जो पौधा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि सर मटर का जो आपका पौधा होता है ये आपका है क्या। चलो, मटर का जो आपका पौधा है आपका है क्या, एक बार जल्दी से बताइएगा। ये झाड़ी है, शाक है, पुष्प है, ये आपका है कौन सी बनाए। तो आप कहेंगे सर 30 नंबर दिया है और 30 की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर ये शाक है। मटर का पौधा जो आपका होता है झाड़ी नहीं है, ना ही एक पुष्प आपका है, ये एक शाक होता है। नोट करिएगा। देख सकते हैं आज की क्लास में आप लोगों में से बहुत ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो बहुत ऐसे गलतियां, छोटी छोटी गलती आपने किया है। इसका आंसर आपको ए देना है, ये आपका शाक होता है, क्योंकि एक वर्षीय पौधा होता है और पौधे का तना जो होता है बहुत कमजोर होता है। आप चाहो तो इसका साग बना के खा भी लो, है ना, साग बना के खा भी सकते हो। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर आपका आ गया है आपकी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर आपकी 36 में आते हैं। नरेश का सही संविच्छेद आपका होता क्या है। नरेश का सही संविच्छेद जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर नरेश में आपका आंसर 36 नंबर का जवाब आ चुका है। आप कहेंगे सर नर धन ईस होता है, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो नर धन एस नहीं होता है, नर धन ईस होता है। तभी तो यहाँ पर छोटा की मात्रा और ई बनेगा, तभी तो ए की मात्रा बनती है। यानी मात्रा बनने का भी एक रूल होता है कि यहाँ पर छोटा भी आएगा और यहाँ पर बड़ी आएगा, तभी ए का निर्माण होगा। यानी कि ए का है तो ये गुण संधि आपकी है, क्या है, गुण संधि आपका है। गुण संधि में ए की मात्रा होती है और ओ की मात्रा होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, यानी जो वाक्य अशुद्ध हो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। 37 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपके पहले को, वह घोड़े पर सवार था, ठीक है, अच्छी बात है। वह विलाप करने लगा, अच्छी बात है। उनका चरित्र उत्तम है। शत्रु ने हथियार रख दिए। शत्रु जो होता है वो हथियार रखता नहीं है, वो हथियार डाल देता है। तो शत्रु ने हथियार डाल दिए, है ना, ये तो होता है कि नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 और आपसे कह रहा है जिससे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है, यानी आप लोगों में बहुत ऐसे भी लोग होंगे, है ना, जिनके अंदर कई प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं। तो आप कहेंगे सर जिसे जानने की इच्छा है, तो आप कहेंगे सर ये आंसर हो जाएगा जिज्ञासु, यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला भी कह सकते हैं। तो छोटाओ की मात्रा भी लग जाएगी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हमने कहा रखने वाला शब्द हो या इच्छा शब्द लगा हो तो छोटाओ की मात्रा आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर आपको 39 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है। 39 नंबर की बात करते हैं तो पुल्लिंग शब्द जो आपका दिया है, आपसे कह रहा है सर जी घास कैसी है, आय कैसी है, नहर कैसी है, यानी व्यय जो आपका दिया है आपने व्यय कितना किया, है ना। याद रखिए पुल्लिंग की पहचान को हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं, संज्ञा से भी कर सकते हैं, विशेषण भी कर सकते हैं, सर्वनाम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी, अब आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, कृष्णायन का जो कहा महाकाव्य हो जाएगा। कृष्णायन महाकाव्य की जो रचयिता है वो आपकी कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 आपसे दिया गया है। याद रखिए कृष्णायन महाकाव्य के जो रचयिता है वो आपके पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र बनेगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 80 नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद आपको बनेगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आपके आ गया है जो कि आपकी राजधानी से है। याद रखिएगा राजधानी रट लीजिएगा, डेली पढ़िएगा। और आप कहोगे सर जी हमको तो राजधानी नहीं आती है, तो याद रखिएगा कि राजधानी एक दिन में तैयार नहीं होती है। इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 10 से 15 दिन उसी वीडियो को, उसी चीज को, अपनी नोट्स को बराबर पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ भेजे में तो चढ़ी जाएगा। क्वेश्चन दिया है सर ईरान की राजधानी है क्या। ईरान की जो राजधानी है वो आपकी है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर ईरान चलते हैं और ईरान की राजधानी पता करते हैं, और इसकी जो राजधानी है वो आपकी है क्या। जवाब वैसे आपके शामिल हो गए हैं, तेहरान हो जाएगा। यानी तेहरान क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो वहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा जो आपकी है तोमन है। यहाँ की मुद्रा जो आपकी है वो आपकी तोमन है, दोस्तों याद रखना है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी यहाँ पर 52 नंबर में कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। यानी देखा जाए तो भारत है और श्रीलंका है, ये अलग होता है, वो किसके माध्यम से होता है। यहाँ पर सुएज नहर, तो आप लोग ऑप्शन को हटा ही देंगे, बचेगा ऑप्शन कौन सा, पाक जिला मुरमत है। और पाक दिया है तो भैया पाक दिया है तो आप कहेंगे सर यही ऑप्शन आपका दिया गया है, पाक जिला मुरमत है, भारत श्रीलंका को अलग करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 53 की ओर। क्या दिया गया है, सर लोकसभा के लिए जो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है। यानी अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, यानी लोकसभा है तो आप सांसद बनेंगे। क्या बनेंगे, आप सांसद बनेंगे। तो जब सांसद बनेंगे तो उसके लिए आपका जो उम्र होना चाहिए, तो भैया कम से कम आपको 25 वर्ष होना जरूरी है।
वहीं पर अगर आप संसद राज्यसभा से बनते हैं तो आपको 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि सर विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है। तो जब बात आती है पर्यावरण दिवस की तो आप कहेंगे सर पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, यहाँ पर राइट हो जाएगा 5 जून बनेगा। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक आपका है। तो दोस्तों पर्यावरण के लिए क्या चीज आपकी हानिकारक है। यहाँ पर देखो कागज अच्छी बात है, कपड़ा दिया है, धातु दिया गया है, लेकिन ये जो प्लास्टिक होती है इसको एक कह सकते हैं रिसाइकिल ही करते हैं, है ना। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत समय लग जाता है। तो आप कहेंगे सर प्लास्टिक जो आपके है वो इकोसिस्टम के लिए, पर्यावरण सिस्टम के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, पृथ्वी राजरासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों 56 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पृथ्वी राजरासो ये आपके भौभूत पे होंगे नहीं, ये आपकी चंद्रबरदाई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए थे। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए थे। 57 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 57 नंबर में वो सही आंसर इनमें से क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जवाब आ रहे हैं, किसी के 61 आ रहे हैं और किसी के और कुछ भी हैं नहीं है, सबके जवाब सही हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1961। ऐसे याद रखिएगा कि अर्जुन जी है ना, अर्जुन जो थे तो जो द्रौपदी स्वयंवर हुआ था तो उसमें मछली जो आपकी थी वो आपने देखा होगा कि इस चक्र के बीच में यहाँ पर आपकी थी, चक्र चल रहा था, नीचे से तीर मारी जा रही थी और यहाँ पर देखा जाए तो आपके अर्जुन जो थे वो आंखों से बिल्कुल टकाटक देख रहे थे, है ना। एक टक देख रहे थे और टकाटक देख रहे थे तभी उसमें निशान लगा पाए थे। एक टक मतलब हो गया 61 हो गया। तो आपको हमेशा ये याद रहेगा 1961। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 58 में, रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप जो आपका है वो किससे संबंधित है। रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप का जो संबंध है वो आपकी किससे है। देखा जाए तो आपके 58 नंबर में दोस्तों याद रखिएगा, एक तो रणजी ट्रॉफी होती है आपकी क्रिकेट में और आगा खां कप होता है आपके हॉकी में। तो बस ऑप्शन आपको मिल चुका है, आपकी ऑप्शन डी की ओर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 59 में, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह आपका है क्या। यानी 2023 की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपके बने थे, यूपीपी की परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके बने थे। कह रहा है सर जो विश्व व्यापार संगठन है ये किसका अंग है, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर ये जो विश्व व्यापार संगठन है ना, ये जो आपका अंग है ये है किसका। तो 59 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, गेट सदस्यों द्वारा जो स्थापित किया गया एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। गेट जो आपका था उनके सदस्यों द्वारा ही स्थापित किया एक व्यापार संगठन है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 दिया गया है और आपसे कह रहा है कथक किस क्षेत्र का एक शास्त्रीय नृत्य है। उम्मीद है कि ये पॉइंट बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे सर कथक जो आपका है ये कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश का है। बिरजू महाराज जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे, इनका जो संबंध आपका है वो आपकी यूपी से, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। बाकी हमने कहा पीडीएफ जो आपको है हमारे ऐप से आपको प्राप्त हो जाएगी, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला केवल स्टे रेल ब्रिज आपका है। याद रखिएगा चिनाव ब्रिज मत लगाइएगा, ये है अंजी बहु ब्रिज है। इसको ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है किसके द्वारा साइकिलिंग चिल्ड्रेन एंड सिटीज नामक किताब लिखी गई है। 2025 की परीक्षा में दोस्तों देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर मिलना ही मिलना है जो आपकी किताब से होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में किताब से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसके द्वारा साइकिलिंग चिल्ड्रेन एंड सिटीज नामक किताब लिखी गई है। देखते हैं आप लोग कितना तैयारी है आप लोग करंट की, कितनी तैयारी लोग करंट की कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है किसी का बी और किसी का सी है। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर भैरवी जोशी है। याद रखिए जो साइकिलिंग चिल्ड्रन एंड सिटीज नामक किताब है लिखा गया है डॉक्टर भैरवी जोशी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर और 3 नंबर दिया है किसने यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, चलिए बताइएगा। रियल मैड्रिड, इंटर मिलान या आपका पीएसजी, क्या हो जाएगा पीएसजी, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी पेरिस सेंट जर्मेन। इसको शॉर्टकट में मतलब इसको फुल फॉर्म बोलते हैं पेरिस सेंट जर्मेन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप करंट अफेयर कहीं ना पढ़िए,
आप हमारे मॉडल पेपर को ही पढ़ लिया करो, क्योंकि हम आपको मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आपको लेके आते हैं बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन लेके आते हैं। आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। बाकी हम आपको करंट अफेयर की क्लास शाम को 6 बजे आपको देते ही देते हैं, तो आप शाम को 6 बजे आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है विक्रम सुकुमारन का 47 वर्ष में निधन हो गया, वे आपके कौन थे? दोस्तों विक्रम सुकुमारन जो आपके हैं और ये तमिल निर्देशक आपके रहे हैं, यानी तमिल निर्देशक रहे हैं और इनका 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5 नंबर में और आपसे कह रहा है किस शहर में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यानी जो आपके ग्लेशियर हैं ये धीरे धीरे पिघल रहे हैं, इनको बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये जो आपका है सम्मेलन कजाकिस्तान के दुशांबे शहर में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुशांबे जो कजाकिस्तान में। अब आप कहेंगे सर ये कब किया गया था? तो दोस्तों याद रखना है ये 29 मई से 1 जून को किया गया था, यानी 29 मई को किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि हम कौन सी दुनिया में चल रहे हैं। लोग आपको जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं वो अप्रैल मई की पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको मई जून के समय यानी जून में ही जून की करंट अफेयर आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल लगातार आपकी यहाँ पर बेहतर तैयारी करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है हाल ही में 2025 में, क्या क्वेश्चन है? हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य इनमें से कौन बना है? तो दोस्तों याद रखना है 2025 में ब्लूबेरी उत्पादक आपसे राज्य पूछा गया है। तो दोस्तों इनमें से जो आपका महाराष्ट्र है यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र आपका फर्स्ट स्थान है, कर्नाटक आपका सेकंड आएगा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश का भी स्थान आता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 7 नंबर है, कह रहा है कि कौन दुनिया का शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश इनमें से बना है? 50% इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर जो लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो लोग 50% गलत ही बताएंगे, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप लोग पक्का है इसका जवाब सही देने वाले हैं। तो दोस्तों दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो आपका बना है वो कौन बना है? तो सबके जवाब तो आएंगे क्या यहाँ पर? चाइना, लेकिन जवाब चाइना नहीं है दोस्तों, ये आपका है वियतनाम है, यानी आपका जवाब यहाँ पर वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम आपका बना है, जो ड्रैगन फ्रूट को थंगलांग भी कहा जाता है और वियतनाम में है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट में आपका है कौन? वियतनाम आपका है। चीन मत लगाइएगा, सबके जवाब चीन आ रहे हैं। हमने कहा 50% लोग गलत देंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा है अब आपको याद रखना वियतनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पर 8 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योइन एर्डी ने इस्तीफा दे दिया है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए इसका जवाब देने के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है कहीं ना कहीं ये कनाडा के आपके अच्छा पूछा गया है जस्टिन ट्रूडो, वो जस्टिन ट्रूडो थे आपकी कनाडा के। ये दिया है योउन एर्डीन है। दोस्तों याद रखिए ये आपकी कहाँ के हैं? मंगोलिया के हैं, मंगोलिया के हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, कह रहा है हाल ही में किसने क्या दिया है? हाल ही में किसने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है? ये मैसेज करने वाला प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट, है ना। मतलब एक से एक देखा जाए चैटिंग करने के लिए सुविधा आपको मिल रही है और इसको जो लॉन्च किया है वो आपकी किसने किया है? तो दोस्तों ये एलन मास्क है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। एलन मास्क आपके इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने जून 2025 में यहाँ पर किया था। अब आपको बताना है कि भैया रेलवे आर्च ब्रिज जो आपका है वो किस नदी पर है और कौन सा आपका ब्रिज है? रियासी जिला आपने सुना है? नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, एक जिला है आपका रियासी जिला। क्या जिला है? रियासी जिला है। रियासी जिले का नाम है और दोस्तों ये आपकी चिनाव नदी पर आपका है। 1.31 किलोमीटर आपका लंबा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज में ये आपका आता है। तिरंगा देकर उद्घाटन किया गया था और दोस्तों मोदी जी ने 42 मिनट तक भाषण भी दिया था। याद रखना है 42 मिनट तक भाषण भी दिया था। क्लियर हो गया है। और अगला एक क्वेश्चन है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है? क्वेश्चन 1 का जवाब आपको कमेंट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि आपके डेली की क्लास में हम लास्ट में आपको कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ा देते हैं जो बचे हुए 5 मिनट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पढ़ना है। बस आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना है, हमारी आवाज को सुनना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, बस आपको बाबा जीवन की सुनना है। पहला पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? आप कहेंगे सर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आप कहेंगे शक संवत जो आपका है। राष्ट्रगान गाने की अवधि क्या है? तो आप कहेंगे सर 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की जो खोज किया था वो किया था आपका हेनरी बेकरल ने किया था।
पेस मेकर का जो संबंध है शरीर के किस अंग से है? आप कहेंगे सर हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आप कहेंगे सर ये पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वो आपका हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब आपको कमेंट करना है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया पूछा भी जाता है। आएगा नेक्स्ट पॉइंट में, सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट का जो प्रयोग होता है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापते हैं, यानी दो वस्तु हैं इनके बीच का जो कोणीय दूरी होता है उसको सेक्सटेंट कहते हैं। अमीटर का प्रयोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं? तो अमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय की गई आपकी दूरी के लिए किया जाता है। केस्कोग्राफ का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों याद रखना है केस्कोग्राफ का जो प्रयोग होता है पौधों की वृद्धि की मापने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर जो आपका होता है इसका प्रयोग वायुयान की गति मापने में किया जाता है। यहाँ पर सिस्मो जो दिया है स्फैग्नोमैनोमीटर, इसका प्रयोग आपकी बॉडी का रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। वहीं पर अगले पॉइंट में आते हैं, सर बैरोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब जो होता है एटमॉस्फेयर में जो आपका प्रेशर होता है उसको मापने के लिए करते हैं। और स्टेथोस्कोप जो प्रयोग होता है हृदय और फेफड़े की गति जो आपके डॉक्टर लगा के देखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। कार्डियोग्राम का जो प्रयोग होता है वो हृदय गति की जांच के लिए है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो होता है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए होता है। वहीं पर मैनोमीटर का जो प्रयोग होता है वो पौधों की जड़ों में जो दाब होता है उसको करते हैं मैनोमीटर। यहाँ पर अगला दिया है रेन गेज, ये रेन से आपको हो गया वर्षा यानी वर्षा का मापक हो गया। रिएक्टर इसके लिए होता है भूकंप की तीव्रता। हमें मालूम है कि आप लोगों को सब कुछ आता है, बस हम आपको लास्ट के 5 मिनट में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन आपको रिवीजन करा देते हैं क्योंकि ये सब चीजें आपको आती भी है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता है। फेदोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई मापता है। एनमोमीटर जो आपका होता है ये हवा की गति और गति की जो माप है उसको लिए करता है, हवा की शक्ति है। वहीं पर जो हाइग्रोमीटर होता है ये हाइग्रो आर्द्रता मापता है। क्या? आर्द्रता को मापता है जो आपका हाइग्रोमीटर होता है। अब आता है भारत की प्रमुख झीलों पर। तो भारत की प्रमुख झीलों की अगर बात कर लेते हैं तो भारत की प्रमुख झीलों में से यहाँ पर आपसे दिया गया है आपके कई झीलें हैं, लेकिन इन झीलों का रिवीजन हम आपको कल कराएंगे। क्या कराएंगे? इनका रिवीजन हम आपको कल कराएंगे। तो हमारी डेली की क्लास में आपको जुड़ना है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, सीखने को आपको मिलता है, लगता है कि नहीं हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, डेली के डेली क्लास में हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, तो आप लोग सेशन को लाइक करके नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपको जो हमने पढ़ाया था आपको पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। बाकी अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर दे सकते हैं कंप्लीट कोर्स आपका है जिसमें हर चीज को वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से और 40 मॉडल पेपर भी हैं। तो आपके जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। साथ में हमारे बेहतरीन नोट्स जो आपके पेड एग्जाम के लिए रामबाण आपको बिल्कुल साबित होंगे। आपके एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग और कुछ हमने एक्सपेक्टेड भी आपके रखा है, वो आप लोग हमारे ऐप से जुड़कर भी और बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ई बुक के माध्यम से और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।